हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 8 अप्रैल हाइलाइट्स खबरों के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में EWC याचिका की सुनवाई, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, केंद्र सरकार का राज्यों को आदेश जारी, 3500 पदों पर भर्ती तथा लेखपाल रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। साथियों, बात कर लेते हैं यूपी SSSC की तरफ से आयोजित की जाने वाली PET एग्जाम को लेकर के बड़ी खबर के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC की तरफ से 2021 से PET का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। वहीं PET 2021 से कुछ पदों पर भर्ती आपको देखने को मिली, लेकिन PET 2022 की परीक्षा का आयोजन किया गया और अभी तक आपको बता दें उससे एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, और PET 2023 को कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस खबर पर जरा नज़र डालते हैं। PET 2022 के तहत नहीं हुई है कोई भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 का आयोजन तो किया, लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब तक एक भी भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिला। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि PET के नाम पर लाखों छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। PET 2022 के तहत कोई परीक्षा नहीं हुई है और आयोग अब PET 2023 की तैयारी कर रहा है। साथियों, जब PET का एग्जाम शुरू किया गया था तो इसको लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि PET के आने से इस तरीके से अभ्यर्थियों को फायदा होगा और आने वाले समय में वैकेंसियां सुचारू रूप से आएंगी और मतलब अपने टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत ये पूरी होती रहेंगे और योग्य अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं इस तरीके से पूर्ति विभागों को होती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से PET एग्जाम केवल और केवल अभ्यर्थियों को एक कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ठगने का प्रयास साबित हो रहा है, क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं 2021 की PET के माध्यम से कुछ भर्तियां आपको देखने को मिली, जैसे यूपी लेखपाल, ANM वगैरह की भर्तियां, लेकिन 2022 की जो PET का एग्जाम हुआ है उसका आधा समय निकल चुका है और अभी तक एक भी वैकेंसी 2022 की PET के बाद में नहीं जारी की गई और 2023 की PET एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है तैयारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लगातार ठगने के रूप में ही ये कार्य किया जा रहा है और अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम PET एग्जाम का निकलकर सामने नहीं आया है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रदेश में शिक्षा मित्रों का होगा नियमितीकरण, बढ़े मानदेय। बढ़ती महंगाई में 10,000 रुपये में शिक्षा मित्रों का गुजारा चलाना मुश्किल है। सालों से वह नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं ले रही। ऐसे में शिक्षा मित्रों को जल्द नियमित किया जाए और उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। यह मांग शुक्रवार को उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में उठाई गई। दारुल सफा स्थित संघ कार्यालय में हुई बैठक में कहा गया कि शिक्षा मित्र की पूरी सूचना मानव संपदा पोर्टल पर अंकित की जाती है। वह शिक्षकों की बात काम भी करते हैं, इसके बाद भी उन्हें शिक्षकों की सुविधा और वेतन नहीं दिया जाता है, यह उचित नहीं है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों की भी सेवा अवकाश अवधि 62 साल की जाए, उनको भी जिले के अंदर स्थानांतरण की सुविधा दी जाए ताकि वह शोषण से बच सकें। वहीं महामंत्री संदीप दत्त ने परिषदीय शिक्षकों को 30 EL की सुविधा देने, सामूहिक बीमा राशि 10 लाख करने की मांग उठाई है। बैठक में 3 साल पूरा होने पर वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, शामली, ललितपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, अमेठी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों के इकाइयों को भंग कर दिया गया है। अब शिक्षा मित्रों की मांगे जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो जायज़ भी हैं और इन पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। वास्तव में इतनी जो महंगाई का समय चल रहा है उसमें 10,000 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है। अब देखना है कि शिक्षा मित्रों के रुख पर क्या स्टैंड क्लियर करती है राज्य और केंद्र सरकार। जो भी अपडेट जुड़ी हुई होगी ऑथेंटिक रूप से जब खबर आएगी तो आप सभी को डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, पदोन्नति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है। पदोन्नति में भेदभाव, महिला सैन्य अफसरों की अर्जी पर रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम चेतावनी। शीर्ष कोर्ट ने कहा अपना घर व्यवस्थित कर लें वरना अवमानना कार्रवाई का सामना करने को रहे तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने उन महिला सैन्य अधिकारियों के लिए रैंक पदोन्नति में भेदभाव के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की है, जिन्हें शीर्ष अदालत के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया था। शीर्ष अदालत ने रक्षा मंत्रालय को अपना घर व्यवस्थित करने अन्यथा अवमानना की कार्रवाई सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB परदीवाला की पीठ महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
जिसमें भारतीय सेना द्वारा पदोन्नति पर विचार करते समय मनमानी और भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने का आरोप लगाया गया था। ये आवेदन लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा बनाम भारत संघ के मामले में दायर किए गए थे, जिसमें शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मानदंड को मान्यता दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी मोहना ने कहा, हमें इस अदालत में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने 2011 में हमारी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट रोक दी क्योंकि मेरे पुरुष समकक्षों के ACR पर 2012 में विचार होना था। अब 2023 है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के हलफनामे पर गौर करने के बाद चीफ जस्टिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन से कहा, आपने अब तक क्या किया है? यह हलफनामा कुछ नहीं कहता। पीठ ने पूछा, क्या यह सच है कि आपने 2011 के बाद उनके ACR पर विचार नहीं किया? क्या आपने हाल के ACR पर विचार किया है? बी मोहना ने कहा, मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि किस साल के ACR पर विचार किया गया है। मेरे पुरुष समकक्ष का 2011 तक के ACR पर विचार किया गया। मेरा मामला 2023 में लिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। जवाब में नटराजन ने पुरुष समकक्ष के अनुरूप विचार की बात कही है। तो इस तरीके से आपको बता दें, कहीं ना कहीं हमारे आदेश को दरकिनार करने का किया जा रहा है प्रयास। पीठ ने नटराजन से कहा कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, अगर इसे नहीं सुधारा गया तो हम सख्ती से पेश आएंगे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेश को दरकिनार करने का प्रयास किया गया है। अब हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। आपके उनके बाद के ACR को इस आधार पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि 2012 में उनके पुरुष समकक्षों पर विचार किया गया था। पीठ ने कहा कि हमने अपने फैसले में विशेष रूप से कहा था कि उनकी अप टू डेट सर्विस प्रोफाइल पर विचार किया जाना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि प्रमोशन के लिए हम अप टू डेट प्रोफाइल नहीं देखेंगे। आपको करना होगा। उनके द्वारा सेवा के दौरान बाद के अच्छे कार्यों को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं? इस बीच मोहना ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह स्थायी कमीशन के लिए नवीनतम ACR पर विचार कर रहे हैं, लेकिन पदोन्नति के मामले में नहीं। हम आपको अंतिम अवसर दे रहे हैं। नटराजन ने कहा, अगर संभव हुआ तो हम निश्चित रूप से सुधार करेंगे। तब पीठ ने कहा कि अगले दिन अगर आप हमें कुछ और बताएंगे तो हमें अवमानना का नोटिस जारी करना होगा। हम आपको अपना घर व्यवस्थित करने का अंतिम अवसर दे रहे हैं। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं सेना में पदोन्नति मामले में जो भेदभाव है महिला कर्मियों के साथ, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश निर्गत किया गया है। अब देखना यह कि गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किस तरीके से करता है और अगली सुनवाई पर क्या रिटर्न सबमिशन हल्फनामे के रूप में प्रस्तुत करेगा। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जल्द मिलेगा एक सदस्य। एक और सदस्य होने पर बैठक का कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक सदस्य की कमी के चलते भर्ती प्रक्रिया ठप है। आयोग में अभी 2 सदस्य हैं। एक और सदस्य होने पर बैठक का कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग से इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है और मामला कोर्ट में भी है, इसलिए शासन स्तर पर एक सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आसार है कि आने वाले दिनों में एक सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी। अभ्यर्थी कर चुके हैं आवेदन। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए जुलाई अगस्त में आवेदन लिया गया था। आयोग ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू की तो अध्यक्ष और 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया। उनका कार्यकाल शासन ने बढ़ाया नहीं, इसलिए वह चले गए और भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। वर्तमान में 2 सदस्य हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की बैठक का कोरम अभी पूरा नहीं हो रहा है। जब 3 सदस्य होंगे, शासन से तीसरे सदस्य की भर्ती प्रक्रिया 2 वर्ष से लंबित है। सदस्य की भर्ती के लिए 2021 में आवेदन लिया गया था, लेकिन अब तक चयन नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ने से अभ्यर्थी परेशान है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पिछले दिनों कुछ अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक सदस्य की नियुक्ति करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उसकी सुनवाई 27 अप्रैल को है। इसे देखते हुए शासन ने एक सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग को एक सदस्य मिलने से परीक्षा और साक्षात्कार करवाकर रिक्त पदों के सापेक्ष चयन किया जा सकता है और उसके बाद उच्चतर शिक्षा में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती के 1017 पदों पर परीक्षा का आयोजन भी कराया जा सकता है। अब देखना है कि इस मामले में कितनी जल्दी की जाती है सरकार की तरफ से। क्या कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले इस पर सदस्य की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी या मामला आगे लटकता नजर आएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। आइए देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर। जेल विभाग में खाली पड़े 3500 पदों पर होगी भर्ती। खबर समझते हैं विस्तार से। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग और गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती का खाका तैयार करने के आदेश दिए हैं।
पदों को भरने के लिए शासनादेश जल्द जारी किया जा सकता है। कुल 3500 से अधिक पद खाली हैं। समूह का के 156 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 107 रिक्त हैं। समूह का के 738 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 326 खाली हैं। समूह ग और घा में 10,543 और 682 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 2,808 और 263 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भी होगी तैनाती। चिकित्सा अधिकारी के 153 पदों के सापेक्ष 36 पद खाली। इन पदों पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है। इस बारे में पत्र भेज दिया गया। परमाशिष्ट के 149 पदों के सापेक्ष 89 पद खाली हैं, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवगत करा दिया गया है। अब देखना है कि जेल विभाग में खाली पड़े 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू की जाती है। हालांकि जिस तरीके से पिछले सप्ताह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी भर्तियों को लेकर के एक्शन में आए हैं, उसे नजर आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आप सभी को सभी रिक्त पदों पर यानी सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती होती नजर आएंगी। अब देखना ये विभागों की तरफ से इसका खाका खींचकर मार्च 2024 से पहले कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानदेय पर रखे जाएंगे 850 संस्कृत शिक्षक। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति फंसने के कारण इस सत्र में भी 850 शिक्षकों को नितांत अस्थायी तौर पर मानदेय पर रखने की तैयारी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इन शिक्षकों के मानदेय पर एक वर्ष में 15 करोड़ से अधिक का खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने 13 मार्च 2018 को 2009 की नियमावली में संशोधन करते हुए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया। चयन बोर्ड ने 3 दिसंबर 2022 की सूचना से अवगत कराया कि चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन न होने के कारण ऑनलाइन अध्याचन नहीं लिया जा सका रहा है। वैसे भी जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के निर्देश दिए हैं, तो चयन बोर्ड को नियुक्ति का अधिकार देना संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में यदि संस्कृत विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तो कई स्कूल में ताले पड़ने की नौबत पैदा हो जाएगी। पहले भी शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्ति की गई थी और वर्तमान में 480 उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं स्तर तक के और 3800 पूर्व माध्यमिक यानी 10वीं स्तर तक के शिक्षक कार्यरत हैं। और अब इस सत्र के लिए भी 850 संस्कृत शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रावधान किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। साथियों, बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में UPSSC की तरफ से 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। आंसर की जारी किए जाने के बाद कुछ प्रश्नों में विवाद को लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट में लगातार याचिकाओं पर सुनवाई हो रही, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक कोई लास्ट या फाइनल डिसीजन निकल कर नहीं आया है प्रश्नों के विवाद पर। वहीं जब UPSSC के सचिव से पूछा गया यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मुद्दा हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट से मुद्दा सॉर्ट आउट होने के बाद आप सभी का लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो याचिकाएं हाईकोर्ट में है उसमें 11 अप्रैल को बड़ी सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही कि उस दिन जो है फाइनल सुनवाई देखने को मिल सकती है और उसके बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है अप्रैल माह में ही जारी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें अब देखना ये होगा कि 11 अप्रैल को जो हाईकोर्ट की सुनवाई है उसमें क्या फाइनल डिसीजन निकल कर आता है। मेन मुद्दा उज्ज्वला वाला प्रश्न बना हुआ है, यदि उसे फुल मार्क्स या डिलीट करके ऑर्डर आ जाता है तो आपको बता दें अप्रैल माह में लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अगर अगली डेट मिलती है तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में और देरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। केंद्र सरकार का राज्यों को क्या आदेश जारी हुआ है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के युवा लगातार संघर्षरत है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने के लिए लगातार क्रमिक अनशन इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के रूप में जारी है और अभी तक सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखते हैं क्या है खबर। आप सभी लोग देख सकते हैं सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। देश भर में 9.8 लाख से अधिक पद है शिक्षकों के खाली। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भरे। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों की समयबद्ध तरीके से भरा जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य शिक्षक छात्र शिक्षक के 23:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्तियां करें। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समिति ने जारी की थी रिपोर्ट। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट से पता चल रहा था कि विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से अधिक स्वीकृत पदों में 9.8 लाख से ज्यादा पद सरकारी स्कूलों में खाली हैं। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 8 तक
में 7.4 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक स्तर में यानी कक्षा 9 और 10 में लगभग 1.6 लाख और उच्च माध्यमिक स्तर पर 92,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें 30:1 के आधार पर नियुक्तियां कर रही राज्य सरकारें। 7.4 लाख से अधिक रिक्त पद है प्राथमिक स्तर पर। वहीं पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल न होने पर सवाल। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल योजना में भागीदारी नहीं करने को लेकर कुछ राज्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया। बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इस योजना को शुरू नहीं किया। इस योजना के तहत कुल 27,360 करोड़ रुपए की लागत से 14,500 स्कूलों को 5 साल की अवधि में अपग्रेड किया जाएगा। यह योजना केंद्र और राज्य की भागीदारी पर निर्भर है। वहीं आपको बता दें केबी के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराने की सलाह। केंद्र की ओर से राज्यों को सलाह दी गई है कि किराए की जगह पर चल रहे 258 केंद्रीय विद्यालय के लिए जल्द ही भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन स्कूलों को स्थायी भवन उपलब्ध हो सके। कुछ राज्यों के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए राज्य स्तर पर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का परामर्श दिया गया है। वहीं बिहार में 1.87 लाख, यूपी में 1 लाख से ज्यादा पद हैं रिक्त। वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 1.87 लाख और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा झारखंड में करीब 77,000, पश्चिम बंगाल में 55,000, मध्य प्रदेश में करीब 69,000 पद और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 38,692 पद रिक्त हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ भर्तियां चरणबद्ध तरीके से चल रही हैं। हालांकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार अभ्यर्थियों को 5 सालों से है और देखना है कि इस वर्ष चुनावी माहौल है। क्या केंद्र सरकार चुनावी माहौल को भुनाने के लिए राज्यों पर दबाव बनाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराएगी और उससे युवाओं को लाभ मिलेगा, या केवल एकमात्र खोखला वादा ही नजर आएंगी ये सभी भर्तियां। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की तरफ। साथियों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस याचिका में कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ईडब्ल्यूएस की याचिका डाली गई थी और उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू किया जाए। और इस मामले को लेकर के 11 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और ईडब्ल्यूएस के पक्षकारों का मानना है कि 11 तारीख को फाइनल सुनवाई लगी है और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। अब देखना यह है कि 11 की सुनवाई को क्या फाइनल सुनवाई होगी और कोर्ट की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने का आदेश आएगा या इस याचिका को डिस्पोजल ऑफ कर दिया जाएगा। हालांकि जो ईडब्ल्यूएस याचिका के अगवाकार हैं उनका कहना यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होगा। अब देखना यह है कि 11 अप्रैल की सुनवाई पर क्या अपडेट निकल कर आएगा ईडब्ल्यूएस वाली याचिका पर। जो भी अपडेट होगी इसी चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची पर 10 को बड़ा फैसला। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर के सरकार की तरफ से जो चौथी सूची 6800 अभ्यर्थियों की जारी की गई थी उसको सिंगल बेंच के आर्डर से क्वेश्चन कर दिया गया है और अब इसमें चयनित अभ्यर्थी जो हों अपनी नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है और काफी मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे हैं और इनका हर संभव प्रयास जारी है आरक्षित वर्ग के जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने को लेकर के अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं से मुलाकातें जारी हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दें इसमें कोई बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं आई। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से 20 दिन का समय लेने के बाद भी आपको बता दें इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 15 दिन के समथिंग समय बीता जा रहा है और आगे की कार्रवाई इस पर कोई नहीं की गई और ना तो सिंगल बेंच के आर्डर के अनुरूप लिस्ट रिविजिट करने को बेसिक शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति जारी हुई है, ना तो डीबी जाने को ही लेकर के कोई विशेष आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। यानी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है उसको लेकर के कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है। लेकिन अब 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं। कुछ डीबी वाले अभ्यर्थियों के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ अलग से लड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये सबसे बुरी चीज़ है 6800 साथियों के लिए, क्योंकि आपस की फूट सबसे बुरी फूट होती है। अब 10 तारीख को क्या हो सकता है बड़ा फैसला, आप सभी को बता दें एक प्लान तैयार किया गया है 6800 में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा और जिन अभ्यर्थियों का गुणांक जो है 65.50 के ऊपर बनना है उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो 10 तारीख को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करेगा
और हो सकता है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी मीटिंग में उपलब्ध हों। और जिस तरीके से निरोह यादव जी से आश्वासन मिला था कि 10 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो सकती है, तो जो 65+ कट ऑफ वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, उनका एक शिष्टमंडल बनाया जा रहा है और 10 तारीख को बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग करके बाहर के रास्ते अगर इन सभी की नियुक्ति का कोई विकल्प बन रहा है तो उस पर विचार किया जाएगा और इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपनी नियुक्ति के लिए कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखने को जो है तैयारी की गई है। अब देखना यह है कि 10 तारीख को जो मीटिंग प्रस्तावित है आरक्षित वर्ग के 65+ कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल की, वहां से जानकारी क्या निकल कर आती है। क्या बेसिक शिक्षा विभाग बाहर के रास्ते से कोई ऑप्शन बना करके इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा या सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट करेगा या डीबी जाएगा, अभी किसी भी फैसले पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रयास हो सकता है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग से मिल करके अगर कोई रास्ता निकालकर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं तो वो आप सभी के हित में होगा और बेहतर होगा। फिलहाल जो खेल चल रहा है लो गुणांक हाई गुणांक, उन सभी मैटर से आप सभी लोग बचें। डीबी की बात जो 1356 वाले अभ्यर्थी गए हैं उनको जाने दीजिए। आप सभी को अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही रणनीति पर मिल करके सभी लोग लड़ें, टीमों को छोड़कर केवल सार्वजनिक हित देखें, 6800 परिवारों का हित देखें और लड़ाई लड़ें, आपको जीत निश्चित ही मिलेगी। तो इंतजार करते हैं कि 10 तारीख तक 6800 चयन सूची पर कोई बड़ा फैसला बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं जो भी फैसला लिया जाएगा आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।